हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर आपके लिए आज की एक नई वीडियो को लेके। इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के 100 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप पिछली वीडियोस सभी सब्जेक्ट वाइज आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सोशोलॉजी सभी की है, तो आप खुद चेक कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम आप देख पाएंगे, जैसे हमने इकोनॉमिक्स की बहुत सारी वीडियोज़ पहले भी डाल रखी है और इसमें हम मनी एंड बैंकिंग, जो कि आपका इकोनॉमिक्स में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स रह जाता है, ये उससे रिलेटेड 100 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। अब हमें चीज़ों को सम अप करते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि आगे हम जो 2-2 3-3 टॉपिक जो है वो एक वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि अब समय जो है वो बहुत कम रह गया है। तो फिलहाल आज तो एक ही टॉपिक है, मनी एंड बैंकिंग है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने एक ही लिया है। आगे से हम जो है वो चीज़ों को 2-2 3-3 टॉपिक को जो है वो इकट्ठे कवर करेंगे। तो चलिए फटाफट से आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे है कि मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? थोड़ी-सी स्पीड को ज़्यादा रखेंगे आज, क्योंकि जो वीडियो है काफ़ी लंबी होती जा रही है। तो यहाँ पे मुद्रा का प्राथमिक कार्य है विनिमय का माध्यम है, ये आप इससे जो है वो सेल परचेज़ कर सकते हैं। तो ये आपका ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है, यह नियम किसने दिया है? तो ये आपका ग्रेशम का है, ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में रुपया किस प्रकार की मुद्रा है? तो जो रुपया है वो आपका एक तो टोकन मनी और फिएट मनी है, यानी कि सांकेतिक मुद्रा और आदेश मुद्रा। ऑप्शन डी इसमें आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह मुद्रा है जो मुद्रा का कार्य करे, यह परिभाषा किसने दी? मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, तो ये वॉकर की है, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। निकट मुद्रा में किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो निकट मुद्रा में आपका बैंक ड्राफ्ट को जो है वो शामिल नहीं किया जाता है, बाकी ये तीनों जो है वो शामिल होती हैं। नेक्स्ट आपका है, भारत में मुद्रा आपूर्ति का सबसे तरल उपाय कौन सा है? तो ये M1 हो जाएगा, ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट है, क्रेडिट कार्ड को किस नाम से जाना जाता है? तो क्रेडिट कार्ड को जो है प्लास्टिक मनी के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। वह मुद्रा जिसका आंतरिक मूल्य उसके अंतिम मूल्य से कम होता है कहलाती है? कौन सी मुद्रा कहलाती है वो आपकी सांकेतिक मुद्रा कहलाती है, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है, M3 मुद्रा आपूर्ति में क्या शामिल है? तो इसमें M1 प्लस आपका बैंक की सावधि जमा यानी कि टाइम डिपॉजिट्स इसमें शामिल है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विमुद्रीकरण यानी कि डिमोनेटाइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य ये सभी होते हैं। एक तो आपका काले धन पर रोक लगाना होता है, पुरानी मुद्रा को नई मुद्रा में बदलना होता है, डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देना। आपने सभी ने ये देखा होगा, आपने जब हाल ही में आपका डिमोनेटाइजेशन जो है वो हुई थी। मुद्रास्फीति की स्थिति में मुद्रा के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये ऑप्शन बी इसमें घटता है, मुद्रा का मूल्य घटता है जब मुद्रास्फीति की स्थिति में। तो ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर जो हो जाएगा। निरंतर बढ़ती हुई कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो जब कीमतें बढ़ती हैं और जो मनी की वैल्यू है वो कम हो जाती है, वही आपका जो है वो मुद्रास्फीति कहलाता है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। लागत जनित मुद्रास्फीति का कारण क्या है? तो इसका कारण है कच्चे माल और मजदूरी की कीमतों में वृद्धि, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। मुद्रास्फीति से किस वर्ग को सबसे अधिक लाभ होता है? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपका जो डेटर होते हैं, ऋणी होते हैं जो, उन्हें जो है वो मुद्रास्फीति से लाभ होता है, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक कौन सा कदम उठाता है? तो केंद्रीय जो आपका बैंक होते हैं वो सीआरआर में वृद्धि कर देते हैं, नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि कर देते हैं। तो इससे जो है वो मुद्रास्फीति स्टेबल हो सकती है। इसमें से जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। या तो अगर रेपो रेट को बढ़ाने वाला ऑप्शन होता, जो ऑप्शन ए में है, यहाँ पे रेपो रेट में कमी है, अगर यहाँ पे रेपो रेट में वृद्धि होता तो ये भी आपका उत्तर हो सकता था। तो ऑप्शन फिलहाल बी आपका राइट आंसर है। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? ये स्थिति वैसे बहुत कम आती है, लेकिन इसको कहा तो जाता है, ये मंदी के साथ जब मुद्रास्फीति होती है तो उससे जो है वो स्टैगफ्लेशन जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट आपका है, फिलिप्स कर्व किसके बीच संबंध दर्शाता है? तो ये दर्शाता है आपकी मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच में जो संबंध दर्शाता है, उसको ही फिलिप्स कर्व जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट है, डिफ्लेशन वह स्थिति है जिसमें, जिसको कि हिंदी में अपस्फीति कहा जाता है, ये आपका मुद्रास्फीति का अपोजिट होता है। तो मुद्रा का मूल्य बढ़ना और कीमतें गिरती हैं, तो ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर है। मुद्रास्फीति को मापने के लिए भारत में मुख्य रूप से किस सूचकांक का प्रयोग होता है? तो ये आपका सीपीआई, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर जो वो हो जाएगा। रेंगती हुई मुद्रास्फीति की दर सामान्यतः कितनी होती है?
क्रीपिंग इन्फ्लेशन भी इसको कहते हैं। तो ये आपका है 2 से 3 प्रतिवर्ष, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। धीरे-धीरे रेंगती हुई। मुद्रास्फीति के दौरान निश्चित आय वर्ग को डैश होता है, क्या होता है? तो ये आपका हानि होती है, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है डिसइन्फ्लेशन का क्या अर्थ है? तो मुद्रास्फीति की दर में कमी, कीमतें बढ़ रही है लेकिन धीमी गति से, तो ये आपका डिसइन्फ्लेशन है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। मांग जनित मुद्रास्फीति कब होती है? तो ये होती है जब कुल मांग कुल आपूर्ति से अधिक होती है, तो उसको जो है वो मांग जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रास्फीति का नियंत्रण किस नीति के अंतर्गत आता है? तो या तो आपका राजकोषीय और मौद्रिक नीति दोनों, ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर है। डिफ्लेशन को रोकने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? तो इसमें सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है आरबीआई की स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो ये आपकी 1 अप्रैल 1935 को जो है वो हुई थी, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो है वो कब हुआ था? ये आपका 1949 में हुआ था, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर जो है वो इसमें हो जाएगा। मौद्रिक नीति समिति यानी कि एमपीसी का अध्यक्ष कौन होता है? तो मौद्रिक नीति समिति का आरबीआई का जो गवर्नर है वो इसका अध्यक्ष होता है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई का कार्य नहीं है? जनता से सीधे जमा स्वीकार करना, ये आपका आरबीआई का कार्य नहीं होता। इसके लिए बहुत सारे जो कमर्शियल बैंक है वो इसके लिए होते हैं। सीआरआर वह राशि है जो नगद आरक्षित अनुपात क्या है? तो ये वो राशि होती है जो बैंकों को आरबीआई के पास जो है वो रखनी पड़ती है। एक सेट अमाउंट होता है, मतलब पर्टिकुलर बैंक का, तो ये आपकी सीआरआर कहलाती है। नेक्स्ट है, यदि आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है तो क्या होगा? तो इससे जो है वो अगर रेपो रेट बढ़ जाएगा तो ऋण महंगे हो जाएंगे, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर जो हो जाएगा। बैंकरों का बैंक जो है वो किसे कहा जाता है? तो ये आरबीआई है, ऑप्शन बी, क्योंकि ये ही इन्हें जो है वो रेगुलेट करता है, इन पे कंट्रोल करता है। सांविधिक तरलता अनुपात एसएलआर के अंतर्गत बैंकों को अपनी जमा का एक हिस्सा किस रूप में रखना होता है? तो ये भी एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है, या ये आपका नगद सोना या सरकारी प्रतिभूतियों के अ, हिस्से में जो है वो अलग से इसको रखना होता है। ये आप बैंक अपने पास ही रखता है, ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। खुले बाजार की क्रियाएं किससे संबंधित है? ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो ये है आपकी सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री से, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर जो है वो होते हैं? तो इसमें आपके वित्त सचिव के होते हैं, बाकियों में किसके होते हैं वो आपने कमेंट करना है। आरबीआई द्वारा साख नियंत्रण का गुणात्मक उपाय कौन सा है? तो ये है आपका सीमांत आवश्यकता में परिवर्तन, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। रिवर्स रेपो रेट वह दर है जिस पर क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट ये होता है आपका जिसमें बैंक आरबीआई के पास अपना अतिरिक्त धन जमा करते हैं। एक तो एक अमाउंट होता है जो रखना ही पड़ता है, वो कंपल्सरी होता है, लेकिन अगर बैंक कई बार एक्स्ट्रा बैंक के पास पैसा होता है तो वो आरबीआई के पास रखता है ये, इसके लिए जो आरबीआई है उनको रिटर्न में जो है वो इंटरेस्ट वगैरह पे करती है। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो मौद्रिक नीति आपकी बनती है आरबीआई से, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। बैंक दर वह दर है जिस पर क्या होता है? जिस पर आरबीआई जो आपका कमर्शियल बैंक्स होते हैं, वाणिज्यिक बैंक होते हैं, को दीर्घकालिक ऋण देता है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। तो इसमें दीर्घकालिक जो वर्ड था वो भी ज़रूरी है, लॉन्ग टर्म के लिए आपका ये रहते हैं। और आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? आरबीआई का मुख्यालय है मुंबई में, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। नैतिक दबाव किस प्रकार का साख नियंत्रण उपाय है? तो ये आपका है चयनात्मक या गुणात्मक, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। एमएसएफ का पूर्ण रूप आपने बताना है। तो ये आपका मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो ये थे आपके सीडी देशमुख, ऑप्शन बी आपका ए आपका सॉरी राइट आंसर हो जाएगा, और ये प्रथम भारतीय थे, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका है आरबीआई किस प्रणाली के आधार पर नोट जारी करता है? तो ये प्रणाली है आपकी न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है न्यूनतम आरक्षित प्रणाली के तहत आरबीआई को कम से कम कितना रिजर्व रखना होता है?
तो ये आपका है 200 करोड़ रुपए, 115 करोड़ इसमें सोना हो गया, 85 करोड़ आपका विदेशी मुद्रा है। तो ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। फिर आपका है वाणिज्यिक बैंकों का प्राथमिक कार्य क्या है? तो इनके प्राथमिक कार्य जो भी आपके आसपास बैंक होते हैं वही वाणिज्यिक बैंक होते हैं, जिनका की प्राथमिक कार्य जमा स्वीकार करना होता है एक तो, और दूसरा ऋण देना। तो ये ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। साख निर्माण यानी कि क्रेडिट क्रिएशन कौन करता है? तो ये आपके वाणिज्यिक बैंक ही करते हैं, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक कौन सा है? तो ये आपका एसबीआई है। सेकंड नंबर पे कौन सा आता है? सेकंड नंबर पे आपका पीएनबी आ जाता है। नेक्स्ट आपका है बैंकिंग विनिमयन अधिनियम कब पारित हुआ? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आपका, तो ये 1949 में, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चालू खाता यानी कि करंट अकाउंट मुख्य रूप से किन के लिए उपयोगी है? तो करंट अकाउंट आपका जितने भी आपके दुकानदार या कोई भी बिजनेसमैन होते हैं उनके लिए होता है, यानी कि व्यापारियों और उद्यमों के लिए, ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें आपके डेली ट्रांजैक्शन जो है वो आप कर सकते हैं। फिर आपका है साख गुणक का सूत्र क्या है? तो ये 1/CRR है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है भारत में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है वो कब हुआ था? तो ये आपका 1969 में हुआ था। वो 14 बैंक कौन से हैं वो भी मैं आपको बताता, लेकिन अभी नहीं, किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को दी जाने वाली ओवरड्राफ्ट सुविधा किस खाते पर मिलती है? तो ये आपके चालू खाते में, यानी कि जो करंट अकाउंट होता है, ये इसकी फैसिलिटी होती है एक। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। फिर आपका है अनुसूचित बैंक वे बैंक है जो जो आपके आरबीआई अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल है। तो ये ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। CASA अनुपात का संबंध किससे है? तो ये आपका करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट जमा से। तो CA से आपका करंट अकाउंट है, SA से आपका सेविंग अकाउंट है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। NPA का पूर्ण रूप आपको बताना है। तो ये आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर जो हो जाएगा। किस प्रकार के जमा पर ब्याज दर सबसे अधिक होती है? तो ये आपको पता ही होगा, आप FD वगैरह करते होंगे, तो आपका फिक्स्ड डिपॉजिट, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए रहती है। फिर आपका है बैंकिंग लोकपाल योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है ग्राहकों की शिकायतों का निवारण, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। कोर बैंकिंग में कोर का अर्थ आपको बताना है। तो इसका अर्थ है सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है यूनिवर्सल बैंकिंग का अर्थ आपको बताना है। तो इसका अर्थ है एक ही छत के नीचे सभी बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं प्रदान करना, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है मुद्रा बाजार किस प्रकार की निधियों से संबंधित है? तो ये आपका है अल्पकालिक, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। पूंजी बाजार का नियामक कौन है? रेगुलेटर। तो कैपिटल मार्केट का आपका सेबी होता है, ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर है। ट्रेजरी बिल किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो ये आपके भारत सरकार की ओर से RBI, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, ये जारी करता है। फिर आपका है बुल और बियर शब्द किस बाजार से संबंधित है? तो अगर आप भी इन्वेस्ट वगैरह करते हैं तो आपको ये ज़रूर पता होगा। तो स्टॉक मार्केट, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर जो है इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है प्राइमरी मार्केट का संबंध किससे है? तो ये है आपका नए निर्गमन से, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा। सेबी की स्थापना एक वैधानिक निकाय के रूप में कब हुई? इसकी स्थापना आपकी हुई थी 1988 में, और इसको जो है वैधानिक दर्जा 1992 में मिला। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कॉल मनी मार्केट में फंड कितने समय के लिए उधार लिया जाता है? तो ये एक दिन रात भर के लिए, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर जो वो हो जाएगा। कमर्शियल पेपर कौन जारी करता है? वाणिज्यिक पत्र। तो ये आपका उच्च साख वाली कॉरपोरेट कंपनियां, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है BSE का जो सेंसेक्स है कितनी कंपनियों पर आधारित है? तो एक आपने निफ्टी 50 सुना होगा, एक आपका BSE है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 30। नेक्स्ट आपका है, यहाँ पे आ गया, निफ्टी 50 किस स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है? तो ये आपका NSE का है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है गिल्ट एज्ड बाजार का अर्थ है? ये है आपका सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है।
आईपीओ का पूरा नाम आपको बताना है। तो ये है आपका इनिशियल पब्लिक ऑफर, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। डिबेंचर धारक कंपनी के क्या होते हैं? तो ये आपके लेनदार होते हैं, क्रेडिटर जिसे कहते हैं, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। म्यूचुअल फंड को भारत में कौन विनियमित करता है? तो म्यूचुअल फंड हो गया, स्टॉक एक्सचेंज हो गया, ये सेबी के अंदर ही आते हैं, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट यानी कि सीडी कौन जारी करता है? ये बैंक और वित्तीय संस्थाएं, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है वित्तीय समावेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है समाज के वंचित वर्गों को सस्ती वित्तीय सेवाएं प्रदान करना, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू की गई थी? तो ये आपका मोदी द्वारा जो है वो शुरू की गई थी, पीएम मोदी द्वारा, ऑप्शन बी आपका इसमें 2014 राइट जो है वो हो जाएगा। यूपीआई का पूरा नाम आपको बताना है। तो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। यूनिफाइड है ये, यूनिवर्सल नहीं करना है आपने। एनईएफटी नेफ्ट जिसे कहते हैं हम, का पूरा नाम आपको बताना है। तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। दूसरा होता है आरटीजीएस। आरटीजीएस में आपका निम्नतम जो राशि है वो कितनी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और एनईएफटी में कितनी कर सकते हैं? तो आपका जो आरटीजीएस है उसमें आप 2 लाख की जो राशि है मिनिमम वो कर सकते हैं। अगर 2 लाख से कम है तो आपको एनईएफटी करना होता है। नेक्स्ट आपका है पेमेंट बैंक। भारत में पेमेंट बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई? तो ये हुई थी नचिकेत मोर समिति, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। पेमेंट बैंक क्या नहीं कर सकते? पेमेंट बैंक जो है आपके क्रेडिट कार्ड जो है वो जारी करना या ऋण देना जो है ये नहीं कर सकते हैं, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। मुद्रा बैंक योजना का उद्देश्य किस वित्त प्रदान करना है, किसे वित्त प्रदान करना है? तो मुद्रा जो बैंक है आपका वो सूक्ष्म और लघु उद्यमों को जो है वो वित्त प्रदान करते हैं, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। केवाईसी का अर्थ आपको बताना है। हर जगह आपको केवाईसी करनी पड़ रही होगी आजकल। तो ये है आपका है नो योर कस्टमर, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। आधार सक्षम भुगतान प्रणाली जिसे एईपीएस में लेन देन के लिए किसकी आवश्यकता जो है वो होती है? तो ये आपका है बायोमेट्रिक और आधार नंबर की जो है वो इसकी ज़रूरत होती है, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा। भारत का पहला पेमेंट बैंक कौन सा है? तो ये आपका है एयरटेल पेमेंट बैंक, ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा। बिटकॉइन क्या है? तो आपने इसको भी सुना होगा क्रिप्टो करेंसी के बारे में। तो बिटकॉइन एक आपका डिजिटल क्रिप्टो करेंसी ही है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। फिलहाल आप इससे दूर रहे तो ही अच्छा है। अगर आपको इसकी जानकारी है तो आप इसमें इन्वेस्ट ज़रूर कर सकते हैं। एमआईसीआर कोड में कितने अंक होते हैं जो चेक पर छपे होते हैं? तो इसमें 9 होते हैं आपके, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। आईएफएसआई कोड आपने देखा होगा, आईएफएससी सॉरी, तो ये किस लिए जो है वो उपयोग होता है? ये आपका इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र के लिए जो है वो बैंक शाखा की पहचान हेतु, आपने देखा होगा कि जब भी आप पेमेंट करते हैं या जो भी आपने करना होता है ट्रांसफ़र वगैरह मनी, तो उसमें आपको आईएफएससी कोड जो है वो डालना ज़रूरी रहता है। नेक्स्ट आपका है सीबीएस में ई कुबेर किस संस्था का सॉफ्टवेयर है? कोर बैंकिंग सॉल्यूशन में ये आपका है आरबीआई का, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है भीम ऐप किस पर आधारित है? तो भीम ऐप आपकी यूपीआई ऐप है एक, तो ये आपका ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा। जेम ट्रिनिटी का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है जनधन आधार मोबाइल, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। बैंकिंग में फिशिंग का क्या अर्थ है? तो ये आपका धोखाधड़ी से संवेदनशील जानकारी प्राप्त करना, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। वैसे फिशिंग जो है वो धोखाधड़ी से ही संबंधित होता है। लीड बैंक योजना कब शुरू हुई? ये आपकी 1969 में, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। आरआरबी में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और प्रवर्तक बैंक की हिस्सेदारी का अनुपात क्या है? तो हिस्सेदारी इनकी है 50, 15 और 35, यानी कि इसमें केंद्र सरकार की 50 और राज्य सरकार 15, और आपके जो प्रवर्तक बैंक है उनकी जो हिस्सेदारी है वो 35% है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? पिछली वीडियो में हमने नाबार्ड की फुल फॉर्म आपको बताई थी, ऑप्शन बी 1982 में आपकी नाबार्ड की स्थापना हुई थी। एसएचजी बैंक लिंकेज जो आपका कार्यक्रम है, इसका संबंध किससे है? तो
इसका संबंध है आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप से, तो एसएचजी का ही जो फुल फॉर्म है वो आपकी सेल्फ हेल्प ग्रुप होती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। भारत में डेबिट कार्ड पर कितने अंकों की संख्या होती है? डेबिट कार्ड यानी कि जो आपका एटीएम कार्ड होता है, उसमें आपका 16 डिजिट का नंबर आपको दिख रहा होगा आगे। ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर है। आईएमपीएस का प्रबंधन कौन करता है? तो ये आपका एनपीसीआई करता है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस का नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। वित्तीय साक्षरता सप्ताह किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो ये आपका जब बैंकिंग से रिलेटेड है तो आरबीआई से ही। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। तो ये 100 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो ये आपकी कहीं न कहीं एक बेसिक समझ जो है वो ज़रूर डेवलप करेगा और आपके पेपर में काफ़ी हेल्प करेगा। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।